सो हेलो एनिमे डोंग हवा लवर्स, आप सभी का स्वागत है टू जेड डोंग हवा के एक और नए वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ एक ऐसा चाइनीज एनिमे जिसमें आप लोगों को स्टोरी गजब की मिलेगी और उसके एनिमेशन क्वालिटी भाई चुम्मा मिलने वाला है। तो अगर आप लोगों को हाई क्वालिटी एनिमे डोंग हवा देखना है तो आप हमारे ऐप ए टू जेड डोंग हवा एनिमे को डाउनलोड कर सकते हो। कुछ ज़्यादा जल्दी स्पॉन्सर आ गया मुझे पता है, बट बताता हूँ क्यों ऐसा हुआ है। तो यार जो है ना, हमारा कॉपीराइट इशू आएगा, इस कारण से मैं इसमें वीडियो प्ले नहीं कर सकता हूँ। मेरे ऑलरेडी 2 यूट्यूब चैनल इसी की भेंट चढ़ गए हैं कॉपीराइट के। तो हम लोग बीच बीच में स्क्रीनशॉट ऐड कर देंगे। लेकिन यार मेरे सही बोलता हूँ, मैं तकरीबन 2-2.5 साल से चाइनीज़ एनिमे देख रहा हूँ या डोंग हवा उसे कहते हैं। भाई उसका असली मज़ा आता है जब आप उसका वीडियो इटसेल्फ देखते हो। एक्सप्लेनेशन वगैरह इन सब में कुछ मज़ा नहीं है, क्योंकि उसमें स्टोरी से भी ज़्यादा चीज़ मुझे उनकी चीज़ लगती है, उनकी क्वालिटी लगती है, एनिमेशन क्वालिटी लगती है, और उनके जो एक्शन सीक्वेंस होते हैं भाई लाजवाब लगते हैं। उनका फाइटिंग वगैरह का जो स्टाइल होता है बहुत बढ़िया रहता है। तो आप उसे हमारे एनिमे ऐप में जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। उसमें हिंदी से नहीं मिलेगा, उसमें चाइनीज़ ही मिलेगा। तो मैं यहाँ आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, लाइव डबिंग करूँगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा आखिरकार क्या चलने वाला है। तो सारे सबटाइटल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर जब आप उस वीडियो को देखोगे, उस चाइनीज़ एनिमे को देखोगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज द वे ऑफ चॉइसेस के 3 एपिसोड आ चुके हैं, जिसमें से आज हम लोग इसका पहला जो एपिसोड है उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बाकी 2 वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता हूँ और मैं देखते हुए डब करूँगा, ताकि अच्छे से सारी चीज़ें हो जाए, कोई चीज़ें मिस ना हो। और मैं जो एक्सप्लेन करूँगा ना, वो वीडियो में जो जैसा सीक्वेंस में आया है मैं वैसा एक्सप्लेन करूँगा। कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ, कुछ नहीं। जितना जितना आ गया है मैं उतना उतना बता दूँगा। कोई चीज़ हाँ जहाँ पास लगेगा कि इसको ज़्यादा क्लियर करना है तो मैं वहाँ पर ज़्यादा क्लियर कर दूँगा, ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमें बताया जाता है कि ये कैसी दुनिया है जहाँ भगवान भी किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन जो हमारा छोटा हीरो है वो अपने भाग्य बदलने के लिए निकल चुका है। तो देखते हैं, ये स्टोरी उसी के बारे में है कि जहाँ गॉड खुद किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, वहाँ क्या एक इंसान अपने कर्मों के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा अपना भाग्य बदल पाएगा या नहीं बदल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पास बहुत सुनसान बियाबान जंगल दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी सुंदर ग्रीनरी में है, और हमें स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें बता दी जाती है। यह वह दुनिया है जहाँ अभी भी उम्मीद जिंदा है। यकीनन रोड कठिन हो सकती है, जो हमारा रास्ता है वो मुश्किलों भरा हो सकता है, लेकिन अगर हम अपने दिल की बात माने और अपने दिल की जो भी हमारी इच्छा है उनको फॉलो करें दिल से, तो हम आगे बढ़ सकते हैं और अपना भाग्य बदल सकते हैं। हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है, या जो भी है, बट अभी तो हीरो ही लग रहा है। तो ये एक सुनसान इलाके में जो बर्फ़ से घिरा हुआ इलाका है, वहाँ ये पैदल जाता रहता है, और इसके सामने काफ़ी अच्छी ग्रीनरी रहती है। हमें बताया जाता है कि यहाँ पास ये किसी एक सफ़र में के दौरान है, सफ़र के लिए निकल चुका है। तो हमारा हीरो सेंडू माउंटेन्स की ओर जाता रहता है, और यहाँ पास उसे 2 रास्ते दिखते हैं, उसको समझ में नहीं आता है किधर जाया जाए। तो इसमें एक चिड़िया जिसकी उसने पहले मदद की होती है, वो चिड़िया उसकी मदद करती है और उसके मैप को उठा के ले जाता है, जो रास्ता सेंडू सिटी की ओर जाता रहता है। तो इसके लिए उस चिड़िया का थैंक यू कहता है, और वो निकल पड़ता है अपने रास्ते की ओर। तो हमें यहाँ पास सेंडू माउंटेन्स दिखाया जाता है, जो कि यकीनन बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यकीन मानो, जब आप लोग इसे देखोगे ना, वीडियो के अंदर इसका एपिसोड आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें जो इसका पहला गोल रहता है वो होता है तियांडाओ अकेडमी होता है। अब इस अकेडमी का नाम अलग अलग जगह अलग अलग कर सकते हो, लेकिन जो ये अकेडमी है, तियांडाओ अकेडमी है, ये हमारी शेंडू सिटी में सबसे टॉप लेवल की अकेडमी में से एक है, सबसे टॉप लेवल की अकेडमी है। और इसका पहला गोल है यहाँ इस अकेडमी में इसको जाना है, इसको अपना भाग्य बदलने के लिए पहले यहाँ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पास बाहर नोटिस बोर्ड लगा रहता है कि जो भी इंसान इस दरवाजे को खोल देगा वह पेपर देने के लिए एलिजिबल रहेगा। लोग बात करते रहते कि आखिरकार कौन ऐसा कर पाएगा, इसको खोल पाएगा, सारी चीज़ें इसको खोल पाना बहुत मुश्किल है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मोटा बच्चा जो होता है वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी स्पिरिचुअल पावर उसमें डालता है दरवाजे में, लेकिन वो कुछ ऊपर तक जाते ही ख़त्म हो जाती है, और वो दरवाज़ा उसे बैक स्लैश करके दूर फेंक देता है। तो उसका मजाक उड़ाते हुए बच्चे बोलते हैं कि ओह, तू तियांडू अकेडमी में जाना चाहता है, तेरे को पता है कि तेरा तो मैरो क्लिनसिंग जो रेल्म होती है तो उस रेल्म तक में नहीं है, बिना मैरो क्लिनसिंग रेल्म के यहाँ जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नहीं जा सकते हो, तुम्हें कम से कम वहाँ तक तो पहुँचना चाहिए। तो सब लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। जो मोटू रहता है वो बेचारा काफ़ी उदास हो जाता है। इतने में हमारा हीरो आता है, और हमारा हीरो का अभी तक हमें नाम नहीं पता है, तो हम लोग इसे अपना हीरो ही कहेंगे। वो आता है और वो जाता है अपना
टेस्ट देने। उसके लिए भी लोग कहते हैं कि भाई ये इसका भी तो कुछ नहीं है, इसका भी सब ख़त्म है, ये तो अभी इसका कल्टीवेशन भी शुरू नहीं है, ये तो नहीं जाएगा। तो ये बोलता है कि मैंने अभी तक अपना कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं किया है और लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। और ये जाता है और जाके यहाँ पास दरवाजे में अपना हाथ रख के एनालाइज करने लगता है कि इसको कैसे खोला जाए। तो जैसे ही इसको प्रेस करता है यहाँ पास हम देखते हैं कि इसके दिमाग में, खोपड़ी में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं और ये समझने की कोशिश करता है कि ये दरवाज़ा क्या है। लोग बोलते हैं दबा, क्या तू डर गया रे। जोंग्यू टावर हमें दिखाया जाता है, हमारा हीरो इसे आसानी से दबाता है, इसमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालता है, लेकिन इससे कुछ एहसास होता है कि यह तो है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो डिस्क है, जो दरवाज़ा है खोलने के लिए, जो दरवाजे में डिस्क लगी है लॉक, वो हमारा जो सेंसरी स्टोन है गैलरी का, उससे बना गया। अभी जहाँ पास तुम लोगों को टेक्निकल कुछ चीज़ें बताई जाएंगी जो कि मेरी खोपड़ी से भी ऊपर जाती हैं, तुम लोगों की भी खोपड़ी से ऊपर जाएंगी, लेकिन मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास हमें बताया जाता है कि जो इसमें जो स्टोन यूज़ हुए हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा ट्रू एसेंस होता है, यानी हमारे सिंपल टर्म में स्पिरिचुअल पावर होती है, उसको एब्जॉर्व करता है। और वहाँ से अगर वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होती है, मतलब मैरो क्लिनसिंग रेल्म से अगर ऊपर नहीं हुआ है, तो फिर यहाँ पास वो बैक स्लैश करेगा और जो भी बंदा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगा उसको दूर तक फेंक देगा। तो यही होता है मेन इस दरवाजे का लॉकिस मैकेनिज्म, इसीलिए गैलरी इसे कहते हैं, फेंक देगा। तो ये बोलता है कि इसको तो हम लोग नॉर्थ विंड फॉर्मेशन जो होता है उससे हम लोग इसे खोल सकते हैं। तो बस वो फॉर्मेशन याद करने की कोशिश करता है। हमें दिखाया जाता है कि इसके जो आप कह सकते हो स्पिरिचुअल सी कहा जाता है, हमारे यहाँ मन कह सकते हो। स्पिरिचुअल सी मतलब हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन में बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ों में, मतलब एक ऐसा था समुद्र चाइनीज़ लोग मानते हैं, उनके आप डोंगावा एनिमे में भी देख सकते हो। तो उसको स्पिरिचुअल सी कहते हैं। जो भी स्पिरिचुअल पावर होती है वो वहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पास वो अपने माइंड में अलग अलग किताबों का रेफरेंस लेके वो कोशिश करता है कि इसको कैसे खोला जाए, इसको जो तरीका है खोलने का वो ढूंढने की कोशिश करता है। और थोड़ी सी मेहनत करने के बाद वो उस दरवाजे को खोल देता है, क्योंकि उसे वो एरे के बारे में पता था। तो वो उस एरे को ओपन कर देता है, दरवाजे को ओपन करता है। और लोग बोलते हैं कि अगर इसने दरवाज़ा खोल लिया तो मैं तो सर मुंडवा के घूमूंगा भाई। तुम्हें एक बंदा जो रहता है बोलता है कि इसे क्या लगता है कि बिना कल्टीवेशन किए हमारे तेंदुओ अकेडमी में जा सकता है। मजाक समझो क्या? मजाक नहीं है मुन्ना। ये सब देख के शौक हो जाते हैं कि जो हमारा दरवाज़ा होता है, हमारा दरवाज़ा खुल चुका रहता है, हमारा हीरो बढ़िया से पोज मारता हुआ खड़ा रहता है। तभी हमें एक बंदा दिखाई जाता है जो कि दूर से ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व किया रहता है। और लोग बोलते हैं हे भगवान, ये कैसे हो गया, बिना कल्टीवेशन किसने दरवाज़ा कैसे खोल दिया। तभी जो मास्टर रहता है एक, वो आके बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने नियम तोड़ा है। तभी वो जो बंदा रहता है जो दूर से ऑब्जर्व करता रहता है, वो उसके अटैक को रोक देता है। और हमें पता चलता है कि वो इसी एकेडमी का एक स्टूडेंट है जिसका नाम है 36। अब इसका नाम 36 क्यों है आगे पता चलेगा। तो इंस्ट्रक्टर जो होता है, जो टीचर होता है, वो बोलता है कि 36 क्या तुम हमारे अपोजिट जाने वाले हो एक बच्चे के लिए? तो बोलता है कि नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, इसने कोई रूल नहीं तोड़ा है। और आप ये क्या कर रहे हो, जिसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं, आप उसे डराने की कोशिश कर रहे हो, गुंडा बनेगा। तब यहाँ पास हमें डीन दिखाए जाते हैं। वो समझाते हैं उसके टीचर को कि देख, ज़्यादा गर्म खोपड़ी मत बन, अच्छे से रह। तो जो टीचर रहता है वो आरोप लगाता है अपने हीरो पे कि ये जो लड़का है इसने पक्का कोई सा मैकेनिज्म ढूंढ लिया है जिससे इसने हमारे दरवाजे को तोड़ लिया, क्योंकि बिना कल्टीवेशन के हमारे दरवाजे को कोई खोल नहीं सकता है, ये कल्टीवेशन वाला नहीं खोल सकता है। तो हमारा हीरो जो रहता है वो बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, जस्ट वहाँ पास ये नोटिस बोर्ड में लिखा था जो भी इस दरवाजे को खोलेगा वह पेपर दे सकता है। तो मैंने तरीका यूज़ करके इस दरवाजे को खोला है। लेकिन जो टीचर रहता है वो नहीं मानता है, बोलता है कि मैंने इस पे ऐसा सिस्टम बैठा के रखा है कि कोई भी मॉर्टर रिल्म से, मतलब जो मॉर्टर रिल्म में रहता है बेसिकली, जिन्होंने अपना कल्टीवेशन अभी स्टार्ट किया है, वो कभी भी दरवाजे को नहीं खोल सकते। तो हमारा जो हीरो रहता है तो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो आप लोग इसको सीधा सीधा क्यों नहीं कर देते कि जो मैरो क्लिनसिंग रिल्म तक आएगा वही बस तेंदुओ अकेडमी में आ सकता है, बाकी कोई नहीं आ सकता है। तो ये सुन के जो टीचर रहता है काफ़ी ज़्यादा झल्ला जाता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमारा जो हीरो रहता है वो उनको बताता है कि एक रूल है हमारे तेंदुओ अकेडमी में ही कि जो ये दरवाज़ा खोल लेता है वो पेपर दे सकता है। पेपर देने के लिए ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपको इस लेवल तक की स्पिरिचुअल एनर्जी
चाहिए ही होती है, समझिए। तो इससे काफ़ी जो हमारे डीन होते हैं काफ़ी खुश होते हैं और पेपर उसको एग्ज़ाम लिखने की पूरी परमिशन दे देते हैं। और वो जो लड़का रहता है हमारा हीरो, वो साथ में उस मोटे लड़का जो होता है उसको भी लेके बोलता है कि ये भी पेपर दे सकता है, तो डीन उसे भी अलाउ कर देते हैं। उसके बाद हमें एग्ज़ाम हॉल का सीन दिखाया जाता है और यकीनन इस चीज़ से जो हमारा इंस्ट्रक्टर होगा, जो वो काफ़ी नाराज़ है इसके ऊपर, वो इसको निपटाना चाहता है, इसका खेल ख़त्म करना चाहता है। चाइनीज़ एनिमे में तुम्हें बहुत नॉर्मली मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ दिल से अच्छे इंसान बहुत कम ही है। तो अब इसको यहाँ पास फर्स्ट आना है तेंडो अकेडमी का जो भी रिटन एग्ज़ाम है उसमें। तो यहाँ पास वो लिखना शुरू करना चलता है और यहाँ पास हमारा जो इंस्ट्रक्टर रहता है वो बोलता है कि जो टेंडो अकेडमी का रिटन एग्ज़ाम है सबसे ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम्स में से एक है, इसको कोई नहीं कंप्लीट कर सकता है, तो यहाँ तो पक्का ही फेल होगा मुन्ना, गांव का गंवार क्या जानेगा ये पढ़ाई लिखाई, ऐसा ये बोलता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जऊ कंट्री का जो सबसे दूर दराज का इलाका है ये वहाँ से आ रहा है, इस कारण से वो टिपिकल माइंडसेट कह सकते हो। तो हमें यहाँ पास बताया जाता है कि इस रिटन एग्ज़ाम में टोटल 36 वॉल्यूम है और इन 36 वॉल्यूम को कंप्लीट करना होता है, या इसके बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका होगा सिलेक्शन। जितना ज़्यादा जो वॉल्यूम कंप्लीट करेगा उसका उतना सिलेक्शन का हाई चांस रहेगा। और सबको 15 मिनट दिए जाते हैं पर वॉल्यूम पे, और अगर कोई लेट करता है सबमिट तो उसके लिए अलग से माइनस होगा पॉइंट। और यहाँ पर जो टॉप 30 होंगे उसमें उन्हीं बस को लिया जाएगा। तो यहाँ पास हमारा हीरो बोलता है यकीनन यहाँ पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी जो इसके पास 3000 डाउ स्क्रिप्चर है, इसके माइंड में जो डाउ स्क्रिप्चर है इसको इसने बचपन से पढ़ा है, तो इन सारे सवालों का जवाब उन डाउ स्क्रिप्चर के अंदर ऑलरेडी है। तो वो बस क्या करता है, वो सारे वॉल्यूम को एक एक करके लिखता जाता है। यार यकीनन ये सारी चीज़ें देख के वो जो इंस्ट्रक्टर होता है उसकी अलग ही फटे में रहती है कि भाई इसको कैसे पता है, इसको कैसे ये सारी चीज़ें पता है। तो हमें पता चलता है कि इसका रीज़न ये रहता है कि इसके जो टीचर होते हैं उसने हरदम इसे कल्टीवेशन तो नहीं सिखाया है, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें हैं, जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं, जो बुक्स होती हैं उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ा है। 10 से 12 साल ये सिर्फ किताबें ही पढ़ा है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें से पता है। यहाँ पास धीरे धीरे करके लोग निकलने लगते हैं और जो भी यूज़लेस रहते हैं उनको बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन हमारा हीरो कंटिन्यू लिखना शुरू करता है। जो बाकी इंस्ट्रक्टर होते हैं उनकी हालत ख़राब हो जाती है देख के। जो हमारा विलन इंस्ट्रक्टर रहता है वो देख के उसके तो होश ही उड़ जाते हैं कि भाई ये क्या लिख रहा है, ये क्या कर दिया ऐसा, मैं तो स्तब्ध हो गया हूँ। सब उसके आसपास रहने लगते हैं, उसका सिर्फ आखिरी स्क्रोल बाकी रहता है, उसको कंप्लीट करने के लिए सब मना करते हैं कि प्लीज़ इसे मत करो, हमारी इज्जत का सवाल है कि आज तक कोई नहीं कर पाया है। लेकिन हमारा हीरो नहीं मानता है और उसको कंप्लीट कर देता है। और ये देख के जो इंस्ट्रक्टर रहते हैं सबकी फट जाती है, लिटरली फट जाती है। और हमें पता चलता है कि भाई साहब चारों तरफ शोर हो गया कि किसी ने इतने सालों में 36 ईयर में किसी ने पहली बार जो इतने भी सारे वॉल्यूम थे 30 के 36 कंप्लीट कर दे, वो भी सिर्फ 1.5 घंटे में, जो कि बहुत बड़ी बात है। सब एकदम शौक है कि भाई ये तो रैंक मारेगा भाई, इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये देख के जो इंस्ट्रक्टर रहता है वो भी परेशान हो जाता है। तभी इंस्ट्रक्टर के पास हमें को एक लड़की दिखाई जाती है जो वहाँ का जनरल होता है। अब देखो चाइना में क्या होता है ना, मोस्टली मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मोस्टली हर जगह ही होता है, बट मान लो कि कोई बड़ा जगह है, कोई बड़ी सिटी है, तो उसमें ऐसे कुछ पावरफुल लोग रहते हैं, ठीक है। उन पावरफुल लोग का फैमिली होता है कि वो फैमिली, ये फैमिली या ये क्लैन, वो क्लैन, इस टाइप का तुम कह सकते हो, फैमिली रहता है मोस्टली बड़े शहरों में, उनके बड़े शहरों में। तो उनमें से जो जनरल है, मतलब इस सिटी का जो जनरल है, डिफेंस वगैरह सारी चीज़ें देखते हैं, तो वहाँ से एक लड़की आती है एक पैगाम लेके इस डेविल इंस्ट्रक्टर, इस गंदे इंस्ट्रक्टर के पास, ठीक है। तो ये होता है। तो वो बोलती है कि मेरी जो लेडी है उन्होंने आपके लिए ये संदेश भेजा है और ये तुम लोग को आगे पता चलेगा लेडी कौन है, क्या संदेश आया है, क्यों ऐसा हुआ है। यह देखते ही वो जो इविल इंस्ट्रक्टर रहता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और हमें यहाँ एग्ज़ाम का रिजल्ट दिखाया जाता है, जिसमें जो हमारा मोटा भाई होता है वो पास हो जाता है। फिर वो पूछता है कि आपका नाम जाओ इन चैन है, तो बोलता है कि नहीं मेरा नाम तो जाओ इन चैन नहीं, हमारा हीरो बोलता है। तो हाँ, यहाँ पास हमें हमारे हीरो का नाम पता चलता है जिसका नाम होता है चेन चिंग शेंग। तो चेंग इसका नाम होता है, या चेंग शिंग चैंग भी बोल सकते हैं, बट मैं इसे चेंग ही बोलूँगा। चेन चैंग शिंग, चेन चैंग शिंग। भाई चाइनीज़ वालों का नाम बड़ा मुश्किल है बोलना भाई। तो हमारा जो चेन होता है वो उसका नाम कहीं नहीं आता है, तो ये देख के वो भी कंफ्यूज हो जाता है क्या हो गया। तो जो हमारे डीन होते हैं वो भी कुछ नहीं कर पाते कि आखिरकार
वो भी निराश होकर चले जाते हैं। तभी यहाँ पास हमें एविल इंस्ट्रक्टर दिखाया जाता है। वो तो हमारा चेन जो होता है वो बोलता है कि मैंने रिजल्ट देखा है, वहाँ पास मेरा नाम नहीं आया है, जबकि मैंने तो काफ़ी सारे सही आंसर दिए हैं, ऐसा क्यों? तो जो इंस्ट्रक्टर रहता है बोलता है तुम्हारे नाम के बारे में किसको पड़ी है भैया, और तुम्हारा नाम वहाँ होना भी क्या चाहिए। तो हमारा 36 जो होता है बोलता है क्योंकि उसने हर क्वेश्चन का सही जवाब दिया है इसीलिए उसका नाम वहाँ होना चाहिए। तो जो इंस्ट्रक्टर होता है बोलता है फालतू के पचड़े में बीच में मत पड़ 36, क्योंकि तेरे सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो 36 बोलता है कि मेरा तो काम ही है सबके बीच के पचड़े में पड़ना, बिना कबाब में हड्डी बनी मेरे से रहा नहीं जाता, रात की नींदें नहीं पूरी हो पाती हैं। तो अब बताओ उसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। तो जो टीचर होता है बोलता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है और मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, और वो चैन को दूर भगाने लगता है कि तुम हमारा टेंडू अकेडमी नहीं ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से भाग जाओ। तो 36 होता है बोलता है तेरी माँ का, ले पत्थर उठा के मार देता है भाई टीचर को, और काफ़ी ज़्यादा बिगड़ैल 36 होता है। तो हमारा चैन होता है उसको रोक के बोलता है कि मुझे भी वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है बस टेंडू अकेडमी में ज्वाइन करने का, ऐसा कुछ खास मेरे को लगा नहीं, और भी एकेडमी है मैं वहाँ ज्वाइन कर सकता हूँ। तो वो बोलता है 36 की वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमको बिना रीज़न के किसी ने तुमको मना किया, तुमको इस चीज़ से गुस्सा नहीं आ रहा है? तो बोलता है नहीं, गुस्सा करने से सिर्फ हमारी हेल्थ ख़राब होती है। चैन बोलता है तो मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे अपनी हेल्थ ख़राब नहीं करनी है, कम से कम इस टेंडू अकेडमी जैसे छोटी चीज़ के लिए तो बिल्कुल नहीं। तब यहाँ पास हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पास ये लोग एक जगह बैठे होते हैं, इसे आप होटल कह सकते हैं। होटल में बैठ के जो 36 होता है बोलता है यार टेंडू अकेडमी तो मुझे भी पसंद नहीं है, भले मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम है तैंग 36, और चैन होता है मेरा नाम है चैन चैंगशेंग। बोलता है कि तुम्हारे जैसे तुम्हारी लेवल की लर्निंग है, मतलब जितना चीज़ें तुम्हें पता है उस हिसाब से तुम्हारा नाम जो है काफ़ी ऑर्डिनरी है। तो क्या होता है ना यार, जैसे देखो जो नाम होते हैं ना, जैसे कोई मान लो बड़ी फैमिली से है या किसी बड़े क्लैन का एक छोटा भी मेंबर हो सकता है, सब्सिडरी मेंबर, ठीक है, तो उनके नाम के आगे उनका क्लैन वगैरह का नाम होता है। इसका काफ़ी सिंपल सा नाम है, काफ़ी ऑर्डिनरी नाम है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि भाई इसको नॉलेज इतनी सारी फिर भी काफ़ी छोटे बैकग्राउंड से आ रहा है, समझ लो काफ़ी बड़ी फैमिली से नहीं है, तो इसके लिए उसने बोला। तो जो हमारा टैंग होता है वो बोलता है कि मैं 36 रैंक पे हूँ ब्लू क्लाउड लिस्ट में। यह काफ़ी बड़ा शर्मिंदगी वाला नाम है, इसीलिए शर्मिंदगी वाली पोजीशन है कि मेरे जैसा पावरफुल इंसान सिर्फ 36 रैंक पे है, इसलिए मैंने अपना नाम बदल के टैंग 36 रख लिया ताकि चीज़ मुझे बार बार याद दिलाती रहे। तो जो हमारा चेन होता है बोलते हैं ये ब्लू क्लाउड लिस्ट क्या होता है, तो 36 होता है जो टैंग उसका बेसिकली नाम है। बोलते हैं तुम्हें नहीं पता। तो ब्लू क्लाउड लिस्ट जो होती है ये सबसे ज़्यादा जो यंग जनरेशन है और ग्रैंड जो डायनेस्टी में या ग्रैंड जो भी है उसके अंदर जो भी सबसे पावरफुल यंगस्टर हैं ये उनकी लिस्ट है। तो मैं उसमें 36 नंबर पे हूँ, और लोग नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 पे भी हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम को देके वहाँ तक जाते रहते हैं। अब यहाँ पास काफ़ी सारे खाने आते हैं जिसको देख के हमारा चेन जो होता है वो बोलता है कि यार ये खाने तो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हैं, काफ़ी ज़्यादा बेकार हैं। जो बेचारा टैंग होता है वो पैसे देके जो सिग्नेचर डिशेज होते हैं वो मंगाता है हमारे चेन के लिए, और हमारा चेन जो है बेचारा खाना ही नहीं चाहता। लेकिन अब टैंग चूँकि ऐसा उसको दे रहा है खाने को, तो ये देख के जो चेन होता है उसके भी बेचारे को बोलता है कि मैं अगर मना करूँगा तो इसको बुरा लगेगा और मैं यकीनन ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो वो बेचारा जैसे तैसे करके खा लेता है। तो टैंग पूछता है कि बेटा तुम आए कहाँ से हो, भाई तुम आए कहाँ से हो। हमारा चेन जो होता है वो बोलता है कि मैं जीनिंग से आया हूँ, मैं जीनिंग में अपने मास्टर के साथ रह के वहाँ पास अपना पढ़ाई करता रहता हूँ। मेडिसिन बेसिकली उसने पढ़ा है, सारी चीज़ों के बारे में उसने पढ़ा अपने मास्टर के साथ। जीनिंग तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो बिल्कुल वेस्टर्न में है ग्रेड्सो के। वो पूछते हैं तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। तो हमारा जो चेन होता है वो बोलता है कि मेरे कोई माता पिता नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ, मेरे एक बड़े भाई हैं और मेरे एक मास्टर हैं। फिर वो अपनी स्टोरी बताता है। वो बताता है कि मास्टर ने कहा था कि ये युनमू माउंटेन्स का उस टाइम पे सबसे ठंडा दिन था, सबसे सर्दी भरा दिन था, और हमें नदी में एक बच्चा आता हुआ दिखाई देता है। उस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा थी, और ये जो बच्चा हमें देखते हैं इसका सीनियर ब्रदर है, ठीक है। इसकी एक आँख नहीं होती है, एक हाथ नहीं होता है, एक पाँव नहीं होता है, और ये जैसे हमारे चेन को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसको ये लगता है कि यार ये कैसे यहाँ पास सर्वाइव करेगा। तो हमारा जो चेन होता है बोलता है कि हर चीज़ वहाँ ठंडी थी, नदी का पानी, पहाड़ सभी, लेकिन जो बड़े भाई थे, सीनियर ब्रदर को जो कहते हैं,
उनका हाथ काफ़ी ज़्यादा गर्म था। उन्होंने मुझे लेके अपने साथ ले जाने का डिसाइड किया। तभी वहाँ पास एक ड्रैगन आ जाता है, काफ़ी बड़ा ड्रैगन रहता है और वो चेन को खाने का कोशिश करता है, लेकिन जो उसका सीनियर ब्रदर होता है वो सामने से खड़ा रहता है, वो चेन को नहीं जाने देना चाहता था ड्रैगन के पास। ड्रैगन एक लंबी दहाड़ मारता है, लेकिन इसका जो सीनियर ब्रदर होता है उसका नाम होता है यूरेन, और यूरेन सबसे बहादुर इंसानों में से एक रहता है उसकी नज़रों में इस दुनिया की। वो ड्रैगन के सामने भी खड़ा होता है कि मेरे रहते हुए तो इस छोटे को तो नहीं मार सकता है। तभी यहाँ पास यूरेन के चेन के जो मास्टर होते हैं वो आते हैं, और वो भाई वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मास्टर रहते हैं। वो एक तलवार से मारते हैं जो ड्रैगन होती है, उसकी जो इसे क्या कहते होंगे यार मुझे नहीं पता, उसकी जो मूंछ होती है वो गिर जाती है और ड्रैगन भाई दुम दबा के भाग जाता है कि भैया दूर ही हट जाओ नहीं तो बहुत पिटने वाले हैं। और यहाँ पास जीनिंग का जो ओल्ड टेम्पल वो दिखाया जाता है जहाँ पास ये लोग रहते हैं, और यहाँ पास ही हमारा जो यंग चेन होता है, मतलब जो बच्चा चेन होता है, उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। उसको दवाई ववाई देते हैं, और यहाँ पास हमें पता चलता है कि उसके मास्टर बोलते हैं कि तुम काफ़ी बीमार हो, और हमारा जो चेन होता है उसको ऐसी बीमारी होती है जिसके कारण उसका ज़िंदा रहना ज़्यादा मुश्किल रहता नहीं है, तो इसीलिए उसकी दवाई बचपन से चलती रहती है। उसके खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है सारी चीज़ों का, और सभी को इसका देखते हैं। उसके 10 साल बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पास चेन बड़ा हो चुका रहता है, उसकी दवाई ववाई होती है, और वो अपना कापी किताब पढ़ने में जो भी रहता है सब मगन रहता है, और कुछ अच्छे मोमेंट रहते हैं जो कि आप वीडियो में देख लो। तो हमारा जो चेन रहता है बचपन से उसको एक कॉपी किताब मिल जाती है, इसी कारण से जो 3000 स्क्रिप्चर रहते हैं जो कि मैंने शुरू में बताया था उसके माइंड में जो रहते हैं, तो इन 10 से 15-16 सालों में शायद उसने ये सारे जितने भी 3000 स्क्रिप्चर थे उसको उन सभी स्क्रिप्चर को इसने पढ़ लिया था और उसके दिमाग में हो गए थे, इसीलिए इसको इतना नॉलेज है इन सारी चीज़ों के बारे में। तो वो किताबें पढ़ता रहता है, और उसी बीच में जब पीच ब्लॉसम खिलते हैं उसके जीनिंग सिटी में, जीनिंग जगह में, सॉरी सिटी तो है नहीं, जगह है, तो वहाँ पास एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, उसे एक क्रेन एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है जिस पे लिखा रहता है, एक लड़की ने इसे भेजा रहता है, उसका नाम योरेंग होता है। और योरेंग के जो ग्रैंडफादर रहते हैं, योरेंग जो होती है वो शेंडू सिटी में ही रहती है जहाँ भी हमारा हीरो है, और उसके ग्रैंडफादर को जो हमारे हीरो के मास्टर होते हैं उन्होंने बचाया होता है, तो इस कारण से उसका मैरिज का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमारे चेन के पास आता है। चेन से वो शादी करना चाहती है क्योंकि उसके मास्टर ने उसके ग्रैंडफादर की जान बचाई थी। जो चेन होता है वो बोलता है कि मैं जानना चाहता था कि किस टाइप की लड़की होगी, क्या कैसी सारी चीज़ें होंगी, तो इसका जो खतों का आदान प्रदान होता है वो होता रहता है। और जो लड़की होती है वो बोलती है कि तुम जब शेंडू सिटी आना तो मुझसे मिलना, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगी, तो वैसे बहुत सारे टेस्टी फूड हैं जो मैं तुम्हें खिलाना चाहूँगी, तो यहाँ जब भी आना मुझसे ज़रूर मिलना। तो वहाँ पास से हमारा जो चेन होता है उसके अंदर एक इच्छा पैदा होती है अपने जीनिंग से भी बाहर की दुनिया को देखने की, और इसी कारण से उसका जो भी इच्छा रहती है थोड़ी और बढ़ भी जाती है। ऐसे करते हुए कुछ समय बीत जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद अचानक से हमारे चेन के सीने पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मेरे भी हो रहा है बट वो वाला नहीं हो रहा है। तो चेन के सीने पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और उसे एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके कारण उसकी मौत हो सकती है। तो जो चेन होता है अपने मास्टर को देखता है, उनसे पूछता है कि मास्टर मेरी जो बीमारी है वो, तभी उसके मास्टर बोलते हैं कि तुम्हारी इस बीमारी को कभी कोई नहीं ठीक कर सकता है, कोई दवाई से ठीक नहीं कर सकती है। जो मास्टर होता है वो बोलता है कि क्या ये मेरी किस्मत है, तो फिर मैं अपना भाग्य जो होता है वो बदलूंगा। तो उसके मास्टर बोलते हैं कि इन 800 सालों में सिर्फ 3 इंसान हैं, इन 800 साल में पूरे ज़ौ में सिर्फ 3 इंसान हैं जो अपनी डायनेस्टी अब जो अपनी भाग्य को बदल सकते हैं, सॉरी डायनेस्टी बोलो, सिर्फ अपने भाग को बदल सकते हैं, और वो सभी बहुत ज़्यादा शानदार थे, बहुत ज़्यादा महान थे। तो जो हमारा चेन होता है बोलता है कि मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा मास्टर। तो जो मास्टर होते हैं बोलते हैं कि तो फिर जाओ शेंडू सिटी जाओ, और जो भी पहला जो भी तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, इम्पीरियल कोर्ट एग्ज़ाम उसे कहते हैं, जो दिया था तेंडेव अकेडमी के लिए, उसमें तुम्हें फर्स्ट आना है इम्पीरियल कोर्ट एग्ज़ाम में। तो वो बोलता है कि ओके। वो बोलते हैं मास्टर तब तुम जान पाओगे अपना भविष्य बदलने के रास्ते की और आगे बढ़ पाओ। उसका जो बड़ा भाई होता है उसे वो एक तलवार देता है जिसका इस्तेमाल करके उसके मास्टर ने उस ड्रैगन की बैंड बजाई होती है, और वो तलवार लेके जो हमारा चेन होता है वो चल पड़ता है आगे की ओर। जिसका सीनियर ब्रदर होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे वापस अच्छे से लौटने का
काम ना करूँगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। तो हमारा टैंक 36 होता है, बोलता है चैन यार तेरी स्टोरी सुन के तो मेरा दिल एकदम खुश हो गया भाई। तो आज से सेंडो में मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझसे ज़रूर बात करना। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि तुम तो जेनिंग माउंटेन से आए हुए एक बिल्कुल नए लड़के हो, आखिरकार जो तियांडो एकेडमी है वो तुम्हें ले क्यों नहीं रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या इसका ये कारण तो नहीं हो सकता जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तुमने अभी बताया था मुझे शेंडू सिटी में जिस लड़की के साथ है, कहीं उसके कारण तो नहीं है, उसके बैकग्राउंड के कारण तो नहीं है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार उस लड़की का नाम क्या है? तो वो जो बोलता है चैन, उसका बोलता है कि इसका वो यही शेंडू सिटी में रहते हो, उसका नाम होगा जू यौरैंग यौरोंग, जो भी हो भाई। यू रोंग। ये सुनते ही जो हमारा टैंक 36 होता है उसकी हालत खराब होता है, बोलते क्या जोरोंग, नाम ही नहीं बोल पा रहा। जूयू बोल देता हूँ, ठीक है? क्या जूयू? तो तुम्हें पता है जो जूयू है वो जो हमारा ब्लू क्लाउड लिस्ट है उसमें टॉप फर्स्ट के कैंडिडेट है। उसने बचपन से ही जो हमारा ट्रू फिनिक्स ब्लड लाइन होता है उसने 10 साल की उम्र में यह वेकन कर लिया था और वो अभी हमारी नंबर 1 है ब्लू क्लाउड लिस्ट में। और हो सकता है कि आगे की सेंटस बने, सेंटस में भी इनका सबसे ज़्यादा बड़ा ओहदा होता होगा, सबसे बड़ा पद होता होगा जिसकी सारी लोग बात करते होंगे या बात मानते होंगे, तो ये शायद वो बने। बोलते क्या क्या हो तुम्हारी फियांसे, क्या हो तुम्हारी मंगेतर है सच्ची में? जो चेन बोलता है वो बोलता है कि मेरी याद में तो वो सिर्फ एक दिन भर खाना खाने वाली लड़की, भुक्कड़ लड़की और काफ़ी ज़्यादा चेयरफुल लड़की है, मतलब एनर्जी से भरी हुई जिसे अलग अलग चीज़ें पसंद है। और वह सिर्फ जो मुझे जो लेटर भेजते थे उसमें बस अपनी वाहवाही बताते थे कि मैंने ये किया वो किया, यहाँ ये अच्छा है यहाँ वो अच्छा है, तुम आओगे तो मैं तुम्हें ये दिखाऊंगी वो दिखाऊंगी, ये सारी चीज़। तो बोलता है कि क्या वो सही में इतनी ज़्यादा शानदार बन चुकी है? तो बोलता है यकीनन बिना किसी शक के टैंडो एकेडमी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया होगा, क्योंकि जो हमारा डिवाइन जनरल स्टेट जो मैंने तुम्हें बताया था, डिवाइन जनरल वाला जो है वो यहाँ के शेंडू सिटी में काफ़ी जाने पहचाने लोग हैं, उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। तो सिर्फ एक बंदे के लिए जो टेंडो एकेडमी होती है वो नहीं तुम्हें मतलब एक बंदे के लिए वो उनका ऑर्डर ना माने ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि काफ़ी पावरफुल लोग हैं। तो वो बोलता है कि यकीनन तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो नहीं चाहेंगे कि जो बच्चा जिसका कुछ अता पता नहीं हो उससे उनकी बेटी की शादी हो, क्योंकि ये तो अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि वो लोग इतनी बड़ी फैमिली, इतनी शानदार फैमिली, और इसका ये तो जंगलों के बीच रहने वाला एक मामूली सा लड़का है जिसने अभी तक कल्टिवेशन भी स्टार्ट नहीं किया। समझ गया? तो ये सुन के जो हमारा चैन होता है वो बाहर जाने लगता है और समझ जाता है कि यकीनन मैं उसके लायक नहीं हूँ, वो टॉप 1 में है भाई, उसकी फैमिली इतनी बड़ी है। तो वो हमारा जानते हो स्मार्ट लड़का है, कोई ऐसा फालतू की चीज़ में पड़ता नहीं है, तो अपना वापस से जाता रहता होगा। तो जो हमारा टैंक 36 होता है वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि कोई नहीं चाहता होगा कि तुम्हारी शादी उससे हो, खासतौर में उसका जो पिता है जिसका नाम है जू सिंजी, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, वो काफ़ी निर्दयी इंसान है और यकीन मानो तुम नहीं चाहोगे कि कभी तुम्हारा सामना उसके साथ हो। और ये बोलता है कि जो चैन रहता है वो शहर को छोड़ के निकलता रहता है। वो बोलता है कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करके जो हमारी मिस जू है उसको, जूयू मतलब, उसको मैं कुछ ऐसा बांधने की कोशिश करूँगा या ज़बरदस्ती उसके ऊपर अपना हक जमाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारा लड़के के अंदर भी सेल्फ डिग्निटी है भाई, वैसा लड़कियों के पीछे भले पावरफुल है तो वो नहीं जाएगा। समझ गया ना? और बोलता है कि मुझे अब जो भी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है मुझे वापस लौटा देना चाहिए उसी को। तभी पीछे से जो हमारा जनरल होता है रूसी वो आ जाता है, बोलता है रुक जाओ, और यहाँ पास दिखाया जाता है कि एक काले घोड़े पे आता है, उसका घोड़ा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और बोलता है कि तुम मुझे वो मेरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वापस दे दो और यहाँ से बाहर निकल जाओ, तब शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूँ, नहीं तो तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। जो चेन होता है वो बोलता है कि मैं तो ऑलरेडी इसे लौटाने की कोशिश कर रहा था या सोच रहा था, क्या मैं इसे मिज़ू को पर्सन में मतलब खुद से मिलके मैं इसे दे सकता हूँ? तो जो जनरल होता है बोलता है नहीं, सिर्फ मुझे ये दे दो, बाकी मैं देख लूँगा। तो बोलता है कि नहीं, मैं इसे मिज़ू को ही देना चाहता हूँ और मैं उन्हें पर्सनली थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उनके लेटर्स नहीं होते तो मैं शायद मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी नहीं होती, यहाँ बाहर की चीज़ों के लिए एक होप नहीं होती। तो जो जनरल जू रहता है वो बोलता है क्या तो मेरे लड़की को चाहता है कि वो सेंटेस पीक से, जो भी मतलब चोटी होती हो कोई सी, वहाँ से सेंटेस पीक से वापस आए सिर्फ तुम्हारे इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के लिए?
क्या, और सारे लोगों को पता चल जाए कि तुम्हारी मेरी बेटी शादी होनी चाहती थी ताकि तू हमारे स्टेट, हमारे साम्राज्य, हमारा जो वंश उससे चिपक के रह सके, लोगों को पता चल जाए। ऐसा तो मेरा कुछ इरादा नहीं, मैं तुझे यही मार के मैं तेरे से वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ले लूँगा। तो वो जो होता है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है अपने घोड़े से। इसको पता चलता है कि ये तो ब्लैक हॉर्स है, काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट किस्म के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने वाले होते हैं। और वो जो स्क्रिप्चर होता है उसके याद करता है कि इसको कैसे कमज़ोर किया जा सकता है। तो वो 3 सुई मारता है, ढिचक्याँ। जो घोड़ा होता है उसका मोए हो जाता है, घोड़ा पूरा पागल हो जाता है। और जो जनरल लू रहते हैं उनको ज़मीन में फेंक के भाग जाता है। भाई साहब काफ़ी हल लग गए घोड़े के। तो बोलता है जनरल लू, कुछ गंदे ट्रिक करके तुझे लगता है कि तू मुझे हरा सकता है? नहीं, तू तो एक कल्टीवेटर भी नहीं है, तू मेरा सामना कर सकता है। तुझे लगता है तू द ग्रेट जनरल जू का सामना कर सकता है। उसके ऊपर वो अपना अटैक करने लगता है। जो हमारा हीरो रहता है उसको भी थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होने लगता है। उनके बीच में एक बहुत अच्छी बैटल होती है, जिसको यार बैटल को मैं कैसे अभी एक्सप्लेन करूं। तो आप लोग जो हमारा A to Z डोंगहवा एनिमे है उस पर जाके जब आप लोग डाउनलोड करके देखोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस मैं यही बता सकता हूँ कि जनरल जो होता है अपना एक अटैक करने लगता है, और जो हमारा हीरो रहता है उसके मास्टर जो उसे तलवार और ढाल देते हैं, इसमें तलवार रखते हैं, कृपाण सॉरी उसे कहते हैं हिंदी में। तो उसका यूज़ करके उसके जो भी वार होते हैं उनको वो ख़त्म कर देता है। वो तलवार लेके वो आगे बढ़ता है, जिसके कारण उसके ज़्यादातर अटैक ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन लास्ट में जो जनरल होता है काफ़ी तगड़ा वाला अटैक करने वाले होता है, और जो हमारा चिन होता है बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इसको काट नहीं सकता हूँ। और वो बोलते हुए दोनों लोग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी बीच में एक औरत आती है, और वो औरत जो होती है वो जो जनरल का होता है उसका सारा जो भी वार होता है उसको रोक देती है। और यहाँ पास हमें पता चलता है उसका नाम होता है मोयू, जो कि हमारी चीफ इम्पीरियल ऑफिसर है, मतलब राज घराने वाली चीज़ें जो भी हैं वहाँ के ऑफिशियल हैं। तो जनरल है पर फिर भी उनका रिस्पेक्ट थोड़ा बहुत करना पड़ता है। और बोलते हैं कि मैं यहाँ पास अपने कुछ फैमिली मैटर देख रहा हूँ मोयू, क्या आप मिशमो, क्या आप सही में मेरे फैमिली मैटर में दखल अंदाजी करेंगे? तो वो जो मिशमोयू होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ किसी के फैमिली मैटर में कुछ भी दखल अंदाजी करने नहीं आई हूँ लॉर्ड जू। बस मैं यहाँ पास जो हमारा ग्रैंड पोप है, जो सबसे बड़ा ओहदा होता है यहाँ, मैं उनका डिवाइन डिक्री जो होता है वो सुनाने आया हूँ। डिवाइन डिक्री मीन्स होता है कि जो भी सबसे बड़े पोप होते हैं, जो भी सबसे बड़े राजा होते हैं ये कह सकते हो, उनका जो आदेश होता है उसको सबको मानना होता है। तो मैं वो आदेश देने आई हूँ, आदेश सुनाने आया हूँ। तो उनका नाम सुनते ही सभी कोई बैठ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी पोजीशन है भाई, ये सबका कोई औकात नहीं। तो वो जो होते हैं ये बोलते हैं कि बाय द ऑर्डर ऑफ ग्रैंड पॉन्टिफ, कुछ भी बोलते हैं कि जो ग्रैंड पोप होते हैं उनके ऑर्डर से ये होता है कि जो हमारा चेन सिंग चैंग होता है वो इस सिटी में रह सकता है, और उसे एक जो रिलीजियस एकेडमी होता है उसमें उसको इंटर करने की परमिशन रहती है, और वो रिलीजियस स्टेट एकेडमी में कर सकते हैं। जो जनरल होता है बोलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि अगर पॉप इसके लिए क्यों डिक्री दे रहे हैं, ये तो पहाड़ों से आए हुए एक कॉमनर है। तो वो जो मोयू होती है बोलती है कि लॉर्ड जू, यकीनन आप जो हमारा डिवाइन डिक्री है, मतलब जो आदेश है, डिवाइन आदेश है, उसको आप अवहेलना नहीं करना चाहेंगे। तो वो बोलता है कि नहीं, ग्रैंड पोएटिफ की तो बातों का अवहेलना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान है इस पूरी डायनेस्टी में। तो जो हमारा टैंक 36 होता है बोलता है क्या तुम सही में से हरा सकते थे? तो बोलता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही फेंक रहा था, क्योंकि अभी डर के पीछे हटने का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो यहाँ पास वो आगे बढ़ता है और वो जाने लगता है हमारा स्टेट रिलीजियस एकेडमी में ज्वाइन करने, मतलब जाने। तो यहाँ पास हमारा जो होता है उनका एपिसोड 1 जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और एपिसोड 1 में आप लोगों ने देखा है, और इसके जो जाते जाते जो होते हैं वो मैं चीज़ें थोड़ा लास्ट का बता देता हूँ, 1 मिनट। तो इसको हमें लास्ट में बताया जाता है कि हमारा जो हीरो होता है वो एक नए उगता हुआ सूरज को देखना चाहता है, और वो जाता है स्टेट रिलीज एकेडमी में। जो मोयू होती है वो बोलती है कि आखिरकार मैं जानना चाहूँगी कि आखिरकार पोप ने इसमें ऐसा क्या देख लिया था जो खुद पोप से इसे आदेश आया था। यकीनन इसके आगे भविष्य को मैं ज़रूर से देखना चाहूँगी। तो यही था इसका पहला एपिसोड यार। इसको देखते हुए एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी आप लोगों का ऐसा हो सुझाव हो तो आप मुझे बता सकते हो।
ठीक है। और हमारा A to Z डोंगावा ऐप डाउनलोड करिएगा, उसमें थोड़े से ऐड्स आते हैं, तो आप लोगों को अगर कोई खास प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को बता सकते हो। बाकी उसमें इसके सारे एपिसोड हैं, एपिसोड 1 2 3 सारा है, अगर आप उसमें देखना चाहते हैं तो उसमें देख लो। और मैं इसके अलावा भी कुछ बहुत अच्छे चाइनीज़ एनिमे हैं जो मैं सजेशन देने वाला हूँ, और कुछ को मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। टाइम लगता है ये वीडियो बनाने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, लव यू ऑल, बाय।